चलो बच्चों, जो हम लोगों ने अभी बात करी कि यदि मैं आपसे कहूं कि एक कंटेनर में लिक्विड रखा है ए और बी, ठीक है, ए और बी, मुझे ये बताओ कि इसकी वेपर फेज में कितने मोल हैं। आपने तुरंत बता दिया, ठीक है। इसकी वेपर फेज में कितने मोल हैं, आपने इस चीज़ को तुरंत बता दिया, यानी वाई ए और वाई बी की वैल्यू आप तुरंत निकाल सकते हो, ठीक है। मान लो मैंने आपसे कहा कि इसको आप इस वेपर को कंडेंस करवा कर पानी बना लीजिए, ठीक है। ये जैसे ही पानी बनाया आपने, अब ये जो वाई ए और वाई बी है ये वास्तव में कहाँ आ गए, ये आ गए सॉल्यूशन के अंदर। और आप फिर से यही कॉन्सेप्ट लगाकर क्या चीज़ कर सकते हैं, वाई ए प्राइम और वाई बी प्राइम निकाल सकते हैं। अच्छा, अब आप एक काम करो, आप इस प्रोसेस को सोचो कि हम कई बार कर रहे हैं। इस प्रोसेस को हम n टाइम्स कर रहे हैं, कई बार ये प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं। और कैसे रिपीट कर रहे हैं, आप ऐसे सोचो कि यहाँ एक आदमी है जो इस कंटेनर को, पहले वाले ए कंटेनर को बॉयल कर रहा है, ये फर्स्ट कंटेनर। इसी तरह सेकंड कंटेनर है, और यहाँ पर खूब सारे कंटेनर। यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, एक आदमी ये कंटेनर लेकर बगल में खड़ा है, और ऐसे दूर तक एक लाइन बनी हुई है। सबके पास देखो छोटा हो गया, देख रहे हो आप, दूर तक एक लाइन बनी हुई है। हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ से लिक्विड को बॉयल कर रहे हैं, जो वेपर आ रही है उसको इसमें ले जा रहे हैं, ठीक है। कंडेंस कर रहे हैं, जो वेपर आ रही है उसको इधर ले जा रहे हैं। प्लस हमने यहाँ पर कुछ आदमी खड़े कर रखे हैं। इन आदमियों का काम क्या है, इन आदमियों का काम ये है अपने सामने मौजूद कंटेनर में जो भी लिक्विड है उसको इनिशियल वाले में डालते जाए। मतलब यहाँ से ये वेपर आई, कंडेंस हुई, फिर ये जैसे ही वेपर इधर गई, यहाँ पानी बच गया, ये आदमी क्या करेगा, यहाँ से जाएगा और इसके अंदर पानी मिला देगा। जैसे ही आगे लिक्विड कंडेंस हुआ, फिर से वेपर बनी, ये आदमी जाएगा और इधर पानी मिला देगा, और फिर आकर अपनी जगह खड़ा हो जाएगा। ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहेगी, ये वाले आदमी पानी इधर मिलाते जाएंगे। अगर आप इस प्रोसेस को विजुलाइज करो, जब ये प्रोसेस काफ़ी देर तक होगी, तो इसके बाद इस कंटेनर के अंदर वो लिक्विड का अमाउंट ज़्यादा आ जाएगा जिसका वोलाटाइल नेचर कैसा है, कम। ये बात समझ में आई। इस लिक्विड के अंदर वो चीज़ ज़्यादा आ जाएगी जिसका वोलाटाइल नेचर कैसा है, कम। और जो आप वेपर लेकर इधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, यहाँ इस शख्स के पास जो लास्ट में कंडेंस होकर लिक्विड बनेगा, उस लिक्विड के अंदर वो कंपोजिशन आ जाएगा जिसका वोलाटाइल नेचर कैसा है, ज़्यादा है। ये बात समझ में आई। यानी बार बार इस प्रोसेस को रिपीट करने भी, ये बात समझ में आई को नहीं आई। यहाँ से वेपर बनाई, कंडेंस किया, जो पानी बचा रह गया उसको इसमें मिलाया, फिर से इस वेपर को कंडेंस किया, वेपराइज किया, कंडेंस किया। ये हम आगे भी लेते जा रहे हैं, और बार बार जो पानी है उसको फिर से इसमें मिलाते जा रहे हैं, फिर से उसकी वेपर बना रहे हैं, फिर से प्रोसेस को इधर करवा रहे हैं, और जो पानी बच रहा है वो इसमें मिलाते जा रहे हैं, फिर से इसको उड़ाते जा रहे हैं। इस प्रोसेस को, इस साइकिल को यदि कई बार रिपीट किया जाए तो यहाँ पर मोर वोलाटाइल लिक्विड आ जाएगा, और यहाँ पर लेस वोलाटाइल लिक्विड आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही। इसी चीज को बोलते हैं प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये किस पर एप्लीकेबल होता है, ये ऐसे दो लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज होता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट
में क्या हो, डिफरेंस हो। यदि बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा तो आप ऐसे लिक्विड को इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये अलग अलग आप इन दोनों लिक्विड को तब कर सकते हो यदि आपका ए और बी मिक्स होकर एक आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हो। यदि ये सॉल्यूशन आइडियल नहीं होगा तो फिर इस तरह से प्योर ए और प्योर बी का सेपरेशन नहीं कर पाएंगे। हाँ, ए और बी को सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन तब हम प्रोसेस जो है या मेथड जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का नहीं लगाएंगे, फिर वो मेथड कुछ और होगा। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से हमको अलग करना है तो पहली बात बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए, और दूसरा सॉल्यूशन ए और बी का जो है वो आपका आइडियल सॉल्यूशन बनाना चाहिए। ठीक, तो सर हमको कैसे पता चलेगा कि आइडियल सॉल्यूशन कौन सा है? देखिए, आइडियल सॉल्यूशन की एक बात तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखी है कि ऐसा सॉल्यूशन जो आपका राउल्ट लॉ को परफेक्टली फॉलो करे। ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट के लॉ को परफेक्टली फॉलो करे। ये तो ठीक है, लेकिन इसके लिए राउल्ट लॉ लगाना पड़ेगा, हमको हर वैल्यू दी जाएगी, तभी तो हम बता पाएंगे कि राउल्ट लॉ फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। मतलब हमने कहा कि आपको पी ए नॉट दिया जाएगा, इसके मोल फ्रैक्शन दिए जाएंगे, पी बी नॉट दिया जाएगा, इसके मोल फ्रैक्शन दिए जाएंगे, और यदि इनका सम आपका पी टी के बराबर हो गया तब तो आइडियल, और यदि ये बराबर नहीं हुआ तो सॉल्यूशन कैसा, नॉन आइडियल। लेकिन इसके लिए तो हमको हर वैल्यू पता होनी चाहिए, ये सारी चीजें। क्या ऐसा कोई मेथड भी है जिसमें हम आइडियल सॉल्यूशन देखकर बता सके? हाँ, ऐसा एक मेथड है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इसका बेसिक आइडिया होना चाहिए। वो बेसिक आइडिया क्या है कि ए और बी मिलकर आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे यदि जो ए मिला रहे हैं हम और जो बी मिला रहे हैं उनमें खास चीज हो। वो खास चीज क्या है? वो खास चीज ये है कि जो फोर्स, जैसे ये ए है ये बी है, हमने इसको मिक्स करके एक सॉल्यूशन ए बी का बना दिया, तो ये सॉल्यूशन आइडियल तब होगा, ये सॉल्यूशन आइडियल तब होगा जब ए और ए के बीच में जो फोर्स लग रहा है सॉरी या बी और बी मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा हो वही फोर्स लगे जब आपने इसको मिक्स कर दिया हो। सर ये तो वही बात हो गई कि हम निकालने चले थे एक अननोन वैल्यू और उसकी वैल्यू एक दूसरे अननोन के टर्म में आ गई। अब ये फोर्स का पता कैसे चलेगा? एक सेकेंड थामा, बताते हैं। ठीक है, अब इस फोर्स का ये है बेसिक क्राइटेरिया कि जितना फोर्स इसके बीच में उतना फोर्स इसके बीच में उतना ही फोर्स इसके बीच में। ठीक है, अब अगर जो फोर्स इसके बीच में लग रहा है, जो फोर्स इसके बीच में लग रहा है, यदि वही फोर्स इसके बीच में लग रहा होगा तो नेट में मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन बनने के बाद एक दूसरे के न करीब आएंगे न दूर जाएंगे। यानी आइडियल सॉल्यूशन के केस में डेल्टा वी मिक्सिंग, आइडियल सॉल्यूशन के केस में डेल्टा वी मिक्सिंग कैसा होगा? जीरो होगा। डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो का मतलब यहां 20 ml हमने ए के लिए, 20 ml हमने बी के लिए, तो इसका वॉल्यूम 40 ml हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात बताई सर आपने, इसका 20 इसका 20 इसका 40। हाँ, इसका 20 इसका 20 इसका 40 सिर्फ तभी जब सॉल्यूशन आइडियल होगा।
क्योंकि अगर सॉल्यूशन आइडियल न हुआ और ए और बी के बीच के फोर्सेस पहले की तुलना में बढ़ गए तो वॉल्यूम 40 ml से डिक्रीज कर जाएगा। और यदि ए और बी के बीच के फोर्सेस पहले की तुलना में घट गए तो वॉल्यूम 40 ml से बढ़ जाएगा। तो आइडियल सॉल्यूशन बताने का एक जरिया वो आपको ये दे सकते हैं। या एक बात और कही जा सकती है इस मिक्सिंग से रिलेटेड। इस मिक्सिंग से रिलेटेड जो दूसरी बात है वो ये कि चूंकि मॉलिक्यूल बनने के बाद ना मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आए ना ये एक दूसरे से दूर गए, तो इस मिक्सिंग का इंथैल्पी चेंज, इंथैल्पी क्या है? इंथैल्पी क्या चीज होती है? किसी भी प्रोसेस के दौरान होने वाला हीट एक्सचेंज। तो चूंकि ये मॉलिक्यूल्स ना एक दूसरे के करीब आए हैं ना एक दूसरे से दूर दूर गए हैं, तो डेल्टा एच मिक्सिंग यहां कैसा होगा? ये आपका 0 होगा। ठीक है, तो जब भी आपका आइडियल सॉल्यूशन होगा तो ये दो चीजें होल्ड करती हैं। अभी अभी रुक जाओ, ये दो चीजें होल्ड करती हैं। अच्छा, जब भी कभी आप दो लिक्विड को ऐड करते हो तो उस वक्त डेल्टा एस मिक्सिंग ऑलवेज पॉजिटिव होता है, चाहे आपका सॉल्यूशन आइडियल हो या आपका सॉल्यूशन नॉन आइडियल हो। आइडियल के लिए भी यही होगा और नॉन आइडियल के लिए भी यही होगा। ये सिर्फ एक जानकारी है जो आपको दिमाग में बैठानी है कि जब भी आप किन्हीं दो चीजों को मिक्स करते हो तो मिक्सिंग में डेल्टा एस मतलब क्या? एंट्रोपी। एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट। एंट्रोपी क्या करती है? सिस्टम की इंक्रीज होती है। एंट्रोपी ऐसी चीज है जिसके बारे में अभी बात करना, मुझे नहीं लगता आपको इसके बारे में फील थोड़ी बहुत आ पाएगी, लेकिन जैसा कि मैं जानता हूं कि आप में से कई सारे बच्चों का दिमाग अच्छा चलता है, तो मैं आपको एंट्रोपी का एक आइडिया छोटा सा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक प्लेट है, जिस प्लेट में मैंने खूब सारे कॉइन रखे हुए हैं, और इन सारे कॉइन में खास बात यह है कि इन सब का में हेड ही जो है वो ऊपर है। ठीक है, सब एक जैसे, सबका फेस बिल्कुल हेड आपका सामने से दिख रहा है, ऊपर से आप देख रहे हैं। अब आपने क्या किया? इसको एक झटका दिया, इसको हल्का सा उछाला, हल्का सा एक झटका दिया। इस झटके के दौरान इसके अंदर हुआ ये कि कॉइन्स तो सब यही हैं, इतना तेज भी नहीं कि सब बाहर गिर जाए। ठीक है, झटका दिया आपने, इस झटके से क्या हुआ? कुछ कॉइन्स आपका हेड की बजाय क्या हो गए? टेल हो गए। बाकी सब अभी भी हेड है। मैं आपसे एक बात कहता हूं, जरा आप इसको सोचिए कि आप दुनिया की, इस संसार में मौजूद कोई भी प्रोसेस कर लें, लेकिन जो एनर्जी आपने इन हेड को टेल करने में खर्च कर दी, वो आप कभी भी वापस रिकवर नहीं कर सकते। वो एनर्जी गायब हो गई, वो एनर्जी आप कभी भी नहीं पा पाओगे, चाहे आप कुछ भी कर लो। जरा सोचिए इस बात को। यही है क्या? एंट्रोपी। यानी किसी भी प्रोसेस के दौरान एनर्जी का कुछ पार्ट उस सिस्टम के अंदर उसकी रैंडमनेस बढ़ाने में चला जाता है। यानी, और इसी रैंडमनेस को क्या कहा जाता है? एंट्रोपी कहा जाता है। हर सिस्टम ये चाहता है कि किसी तरह से वो अचीव कर ले एक ऐसी स्टेट जहां पर उसकी एंट्रोपी कैसी होती है? मैक्सिमम।
इसीलिए कहा जाता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनमें यदि हम एंट्रोपी के बारे में बात करें तो गैसेस की एंट्रोपी ज़्यादा है, उसके अंदर रैंडमनेस बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं एक बात करता हूँ बहुत पहले की, अब तो ये कहानी बहुत पहले की हो गई। जब आप क्लासेस में बैठते थे, तो जब आप क्लास में बैठे हो ना, तो आपकी स्टेट जो है ना, वो एक सॉलिड की स्टेट है। आप कुछ भी कर लो, इधर उधर तो देख सकते हो, बट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, खास तौर से अगर क्लास मेरी हो तो। लिक्विड की स्टेट वो स्टेट है जहां पर दो क्लास के बीच का गैप है। एक क्लास हुई, आपके पास दूसरी क्लास में अभी टाइम है, अब आपके पास जो स्टेट है वो लिक्विड स्टेट है। मतलब आप अपनी जगह से उठ सकते हैं, कैंपस में घूम सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप घूमने के बहाने इटावा चले गए, ऐसा नहीं है। गैसियस स्टेट वो है जब शाम का समय हो गया और आपकी क्लासेस छूट गई, तो आपकी एंट्रोपी कैसी हो गई है? मैक्सिमम। तो हर सिस्टम अचीव करना चाहता है किसी तरह से मैक्सिमम एंट्रोपी को, ठीक है। मेरे ख्याल से इस वक्त इतना एंट्रोपी के बारे में बोलना सफिशिएंट है। आपको थोड़ी सी फील आ गई होगी कि एंट्रोपी क्या है। और मिक्सिंग के दौरान चाहे आपका सॉल्यूशन आइडियल बन रहा हो या सॉल्यूशन नॉन आइडियल बन रहा हो, कहीं पर भी मिक्सिंग के दौरान एंट्रोपी आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ऐसा ही एक टर्म है जो है आपका डेल्टा जी। ये भी वंस अगेन, ये जो दोनों टर्म हैं ये थर्मोडायनेमिक्स के हैं। इसको आप अभी सिर्फ सुन लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन अपन बहुत अच्छे हैं। ये सारी चीज़ें, इनके बारे में अपन डिटेल में बात बाद में करेंगे। थोड़ी थोड़ी चीज़ मैं आपको सुना दूंगा इसके बारे में, ताकि आपको ये टर्म थोड़े थोड़े जाने पहचाने लगे। ओके, डेल्टा जी है क्या? ये कहलाता है, जैसे ये क्या था, एंट्रोपी में चेंज। तो जब आप दो चीज़ों को मिक्स करोगे, तो अभी यहाँ सिर्फ ए के मॉलिक्यूल थे, यहाँ बी के मॉलिक्यूल थे, ये सब ट्रेवल कर रहे थे। जैसे आपने मिक्स कर दिया, अब आपका वॉल्यूम भी ज़्यादा बढ़ गया, ए को मोशन करने के लिए खूब जगह मिल गई, बी को भी मोशन करने के लिए खूब जगह मिल गई, और खूब सारी यहाँ पर रैंडमनेस बढ़ गई। तो चाहे सॉल्यूशन आइडियल हो चाहे सॉल्यूशन नॉन आइडियल हो, आपका उन केसेस में एंट्रोपी बढ़ती ही बढ़ती है, ठीक है। ऐसा ही एक टर्म है जिसको बोला जाता है, इसी टाइप का एक टर्म है जिसको बोलते हैं हम, ये कहलाता है गिब्स फ्री एनर्जी। ये आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा जब आपको केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाया गया होगा, तो शायद भैया ने वहां आपको पढ़ाया हो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। ये आपने वहां पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं, अब सुन लीजिए। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी कुछ ऐसी चीज है कि किसी भी सिस्टम के अंदर मौजूद वो एनर्जी है जिससे वो कुछ यूजफुल वर्क कर सकता है। सर, क्या मतलब इसका? सिस्टम के अंदर मौजूद एनर्जी जिससे वो कर सकता है यूजफुल वर्क, मतलब क्या? देखो, आप सुनकर भले ही इस चीज को, इस गिब्स फ्री एनर्जी को ना समझ पाओ, लेकिन आपका ब्रेन जो है ना, इस चीज को सेंस करता है। आप देखकर बताते हो कि ये पर्टिकुलर चीज के अंदर गिब्स फ्री एनर्जी ज्यादा है और इस पर्टिकुलर चीज के अंदर गिब्स फ्री एनर्जी कम है। आप एक रोड से जा रहे हो, ठीक, यहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है, आप इधर से इस रोड से चलते हुए जा रहे हो, इस पत्थर को देख के आपको कुछ फीलिंग नहीं आएगी, ठीक। लेकिन अगली सिचुएशन देखो,
यही बहुत बड़ा सा पत्थर है, कुछ ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है, हवा भी तेज चल रही है, हवा भी बहुत तेज, अंधड़ा आ रहा है, बहुत तेज हवा चल रही है, आप यहां खड़े हो। ठीक, आप वही पत्थर यहां पर रखा हुआ है, आपका ब्रेन इसके अंदर मौजूद गिब्स फ्री एनर्जी को सेंस कर रहा है कि यहां खतरा है। ये खतरा किस कारण से है? पत्थर तो यहां पर वही था जो यहां पहुंचा, जब यहां था तो उसके अंदर स्टोर एनर्जी जो थी वो आप समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन जब ये यहां पहुंचा तो इसके अंदर कुछ एनर्जी आ गई जो इसके अंदर स्टोर है, ये इससे कुछ वर्क कर सकता है। अब मुझे नहीं पता ये वर्क यूजफुल है या नहीं है, ठीक है। तो इस पत्थर के अंदर मौजूद एनर्जी जो है उससे, उसके अंदर जो उस एनर्जी को ही हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं गिब्स फ्री एनर्जी। जैसे आप के सामने एक ट्रक आ रहा है, एक ट्रक खड़ा हुआ है, मान लीजिए बहुत बड़ा सा ट्रक है, ठीक है। सर ये ट्रक है, हाँ यही ट्रक है, बहुत बड़ा ट्रक है जो खड़ा हुआ है। आप उसके अंदर की को देखकर उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप कहोगे ठीक है, लेकिन ये बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रहा है, तो आप इसके अंदर मौजूद गिब्स फ्री एनर्जी को सेंस करोगे कि भाई इससे दूर हट जाओ, भाग जाओ यहाँ से, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी है, अगर हमसे इसकी टक्कर हुई तो। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, तो हमारा ब्रेन इस चीज को सेंस करता है, भले ही हम चीजों को देखकर ऐसे ना समझ पाए, लेकिन गिफ्ट फ्री एनर्जी कुछ ऐसी है जो हम बचपन से ही जानते हैं, ठीक है। अभी इसके फॉर्मूले पर नहीं जाते हैं। अब जब भी आप दो चीजों को मिक्स करते हो तो मिक्सिंग के दौरान गिब्स फ्री एनर्जी घटती है। जैसे मैं थोड़ा सा आपको और इसमें बताऊं, जैसे मैंने आपसे कहा ऐसा एक पत्थर यहां है, ठीक है, और इसकी मैं आपसे पूछ रहा हूं गिब्स फ्री एनर्जी कैसी है। अब मुझे बताओ इसकी गिब्स फ्री एनर्जी कैसी है? आप कहोगे इसकी गिब्स फ्री एनर्जी ज्यादा है। देखो आपको समझ में आने लग गया कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या है। आप कहोगे इसकी गिब्स फ्री एनर्जी ज्यादा है। मैंने कहा अच्छा, एक पत्थर यहां पर रखा हुआ है, आप कहोगे ये एच हाइट है कुछ, मैं कहूंगा बताओ इन दोनों में किस स्टोन की गिब्स फ्री एनर्जी ज्यादा है, तो आप कहोगे कि इस वाले की गिब्स फ्री एनर्जी ज्यादा है, ये समझ में आ रहा है, इस वाले की गिब्स फ्री एनर्जी कम है। अब यहां से आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जब कभी भी प्रोसेस, जब कभी भी कोई चीज स्पॉन्टेनियस होती है, जब कभी भी कोई चीज स्पॉन्टेनियस होती है यानी खुद ब खुद हो रही है, तो उसके अंदर स्टोर गिब्स फ्री एनर्जी लगातार घटती जाती है, यानी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी कैसा होता है? निगेटिव। यदि प्रोसेस आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस है, यदि प्रोसेस आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो इस प्रोसेस के दौरान डेल्टा जी आपका कैसा होता है? पॉजिटिव। और जब आपकी प्रोसेस है एट इक्विलिब्रियम, जब आपका प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है, तब उसके अंदर गिब्स फ्री एनर्जी में होने वाला चेंज कैसा होता है? जीरो। जैसे यहां ये पत्थर अब खुद ब खुद जो है वो लुढ़कने वाला है, ठीक है, ये अपने आप लुढ़केगा, इधर से इधर चला आएगा और यहां पर पहुंच जाएगा। ये प्रोसेस कैसी है? खुद ब खुद होने वाली प्रोसेस है। हर वक्त इस पत्थर के अंदर मौजूद गिब्स फ्री एनर्जी लगातार डिक्रीज करती जा रही है, यानी चेंज, जो चेंज होता है क्या? फाइनल माइनस इनिशियल। ये वैल्यू आपकी कैसी आएगी? ये वैल्यू आएगी निगेटिव, क्योंकि ये प्रोसेस कैसी चल रही है? स्पॉन्टेनियस। अब मैंने आपसे कहा कि इस पत्थर को यहां से यहां पहुंचा दो, क्या ये पत्थर खुद ब खुद जाने वाला है? नहीं,
ठीक, इसके लिए एक एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि इस पत्थर को एक काम करो, यहां से यहां पहुंचा दो। आपकी आपकी फोर्स के बिना ये यहां से यहां तक नहीं पहुंचा। आपने इसको यहां से धक्का देते गए। अचानक यहां आपका मन किया कि लाओ चेक करें कि अब क्या प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकती है, पत्थर खुद ब खुद जा सकता है। आपने दोनों हाथ छोड़ दिए और ये पत्थर आपके ऊपर से गुजर गया, आप पिचिन्ने हो गए। ठीक है, कुछ नहीं यार। ठीक है, तो यहां से यहां जाने के लिए ये प्रोसेस विदाउट किसी एक्सटर्नल एजेंट की प्रेजेंस के नहीं हो सकती, और इसके दौरान लगातार इस सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो इसका जो चेंज आएगा वो चेंज कैसा आता है, ये चेंज आता है आपका पॉजिटिव। ठीक, और यदि प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है तो मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है, ना घट रही है ना बढ़ रही है, नेट में चेंज कैसा आ जाता है, जीरो आ जाता है। ठीक है, तो ये है क्राइटेरिया किस चीज का, गिब्स फ्री एनर्जी का। जब भी आप दो लिक्विड को मिलाते हो, आपने ए और बी को मिक्स कर दिया। ये बताइए, जब आप ए और बी को मिक्स करेंगे तो आपको क्या इसके बाद यहां खड़े रहने की जरूरत है और डंडा लेकर कि मिक्स हो जाओ, मिक्स हो वरना मारूंगा? क्या ऐसा करने की जरूरत है? नहीं। ए और बी मिक्स कर दिया यानी ये खुद ब खुद मिक्स हो जाएंगे, इसमें आपकी मौजूदगी की कोई जरूरत नहीं है। यानी जब भी कभी दो चीजों की मिक्सिंग होगी, ये प्रोसेस ऑलवेज कैसी होगी, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। और चाहे सॉल्यूशन आइडियल हो और चाहे सॉल्यूशन नॉन आइडियल हो, हमेशा ही उसका जो गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज आएगा वो कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक चीज मैं आपको और सिखाता हूं। इन क्राइटेरिया के अलावा आप यदा कदा सॉल्यूशन को देखकर भी आप ये कह सकते हो कि नहीं यार, ये ऐसा है जो आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। जैसे आपने कुछ एग्जाम्पल जो करे उसके अंदर ये देखा कि बेंजीन और टॉलीन जब ये आपस में मिक्स होते हैं तो इस मिक्सिंग के दौरान ये आइडियल सॉल्यूशन बना रहे थे। ठीक है, मतलब इसमें बेंजीन के मॉलिक्यूल में जो फोर्सेस लग रहे हैं या टॉलीन के मॉलिक्यूल में आपस में जो फोर्सेस लग रहे हैं, वो फोर्सेस बेंजीन और टॉलीन की मिक्सिंग के बाद जब ये करीब आए तो इन फोर्सेस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहा, इसलिए हमने इनको आइडियल सॉल्यूशन कहा। आप इसको यहां पर यह कह सकते हो कि सर आइडियल को हम कैसे पहचाने। तो आइडियल को पहचानने का एक छोटा सा तरीका यहां यह हो सकता है कि यदि आपका जो भी कंपाउंड आप ले रहे हैं वो आपका होमोलॉगस सीरीज के एलिमेंट हैं। होमोलॉगस सीरीज का मतलब जिनके अंदर एक CH2 का अंतर होता है, तो ऐसे सॉल्यूशन आपके जनरली आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कुछ इथाइल अल्कोहल और मैंने कह दिया प्रोपाइल अल्कोहल, इनका कॉम्बिनेशन, इसके अंदर भी एक CH2 का अंतर है, ये आपका आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। वैसे जब भी आपके फोर्सेस, आप देखकर भी आइडिया लगा सकते हो, जैसे यहां पर ऐसा है जिसके अंदर ब्रोमोबेंजीन है, यहां पर आइडोबेंजीन है, यहां मिक्सिंग के बाद कुछ ऐसा नहीं हुआ जैसे फोर्सेस यहां पर थे वैसे ही फोर्सेस यहां पर हैं, तो इसी टाइप की फोर्सेस तो तब लग रहे होंगे जब वो आपस में मिक्स कर दिए जाएंगे। यानी यहां पर भी कैसा फोर्स लग रहा होगा, इसके अंदर देखो ये इलेक्ट्रॉनों को घसीट रहा है निगेटिव चार्ज, एक पर डेल निगेटिव एक पर डेल पॉजिटिव, ऐसे खूब सारे मॉलिक्यूल आपके किसके हैं, ब्रोमोबेंजीन के। ऐसे ही खूब सारे मॉलिक्यूल किसके हैं जिसके अंदर माइनस और प्लस है, आइडोबेंजीन के।
जब इनके अंदर इनको ऐड करोगे तो इनमें भी इनके इनके बीच में इसके बीच में जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाले दूसरे मॉलिक्यूल हैं इनके अंदर फोर्स लगेगा। इनमें कोई फोर्स ऐसा नहीं है जो पहले की तुलना में बढ़ गया हो। पहले की तुलना में बढ़ने से मेरा मतलब क्या है कि मान लो पहले आपका नॉर्मल फोर्स लग रहे थे डाइपोल और डाइपोल टाइप के। डाइपोल डाइपोल मतलब थोड़ा ऐसे समझो कि जैसे आप ले लीजिए एक मॉलिक्यूल एसीटोन का, ठीक है, एक मॉलिक्यूल एसीटोन का ले लीजिए और एक मॉलिक्यूल ले लीजिए आप C2H5OH का, ठीक है। आप इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके बताइए कि क्या इस सॉल्यूशन में P टोटल बराबर PA0 XA प्लस PB0 XB ये रिलेशन होल्ड करेगा? तो पहले हमने क्या सोचा? पहले हमने सोचा यार ये जो दोनों चीज़ें हैं उनमें CH2 का अंतर तो है नहीं, साथ ही साथ इसके अंदर ऐसा नहीं कि सेम टाइप की फैमिली के कुछ दिख रहे हो, मतलब पक्का है कि फोर्सेस में कुछ कमी या फोर्सेस कुछ बढ़ घट सकते हैं। तो चलो हम बात करते हैं कि क्या चीज़ें हैं। अगर हम इस एसीटोन में देखें तो एसीटोन के अंदर तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है, CH3C, यहाँ डबल बॉन्ड OCH3, इसमें डेल नेगेटिव चार्ज है, इसके अंदर डेल पॉजिटिव चार्ज है, यानी यहां एक डाइपोल बन रहा है नॉर्मल सा, ठीक है। C2H5 में इसके रिस्पेक्ट में थोड़े से अच्छे फोर्स हैं क्योंकि इसके बीच में लग रहा है कौन सा, दो मॉलिक्यूल, यदि आप C2H5OH के, मैं इसको ऐसे नॉर्मल लिख रहा हूं, वैसे आपको पता है कि हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ रहा होगा, अभी हम सिर्फ नॉर्मली आपको दिखा रहे हैं। इसके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फोर्स लग रहा होगा। अब जब आप इन दोनों चीजों की मिक्सिंग करोगे, इन दोनों चीज को जब आप मिक्स करोगे तो क्या होगा? तो मिक्सिंग के दौरान जब भी आप सोचो तो आप इसको ऐसे सोचो कि पहले इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड का फोर्स लग रहा था, ठीक है। इसके अंदर कौन सा फोर्स लग रहा था? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा था। जब दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो क्या होगा? क्या ये फोर्स पहले की तुलना में बढ़ेंगे या ये फोर्स पहले की तुलना में घटेंगे? अब पहले की तुलना का मतलब क्या है? देखिए, ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा ऐसे सोचना है कि जो दो चीजें आप मिक्स कर रहे हो, अब देखो पहले की तुलना करने का मतलब क्या है? आप तुलना इससे भी कर सकते हो, आप तुलना इससे भी कर सकते हो, लेकिन ये तुलना आपको किससे करनी है? जब आप दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो तो इसमें जिसमें फोर्सेस पहले ज्यादा थे उसमें क्या अंतर पड़ा? ये फोर्सेस पहले की तुलना में और बढ़ गए हैं कि ये फोर्सेस पहले की तुलना में घट गए हैं? ये डिसाइड करेगा नेट में कि फोर्स बढ़ा या फोर्स घटा। तो जरा सोचिए और मुझे बताइए कि यहां क्या होना चाहिए। ओके बच्चों, चलिए सोचिए जल्दी से इसको।